हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि पढ़ाई सभी को बराबर रूप से मिलनी चाहिए। इसीलिए ये हमेशा 100% फ्री देता है मैग्नेट ब्रेन्स। अब आ जाते हैं आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना पर। ये सूचना है तो छोटी सी, लेकिन है बहुत ज़रूरी। आपकी पढ़ाई से संबंधित ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको अभी तक 100% फ्री वीडियोस देता आया, अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब ये हर भाई बुक्स तो हर सब्जेक्ट्स के लिए मार्केट में अवेलेबल है, तो इसमें क्या खास बात है? इसमें बहुत ही खास बात ऐसा है कि कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा है। हर एक चीज़ हमने इसे अलग अलग कैटेगरी की बुक्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है NCERT का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, NCERT बुक का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो एक बुक हमारे पास सबसे पहले रहेगी जिसमें हमारे सभी चैप्टर के जो है एक्सप्लेनेशन रहेंगे, वो है हमारी थ्योरी बुक। फिर उसके बाद हम करते हैं NCERT सॉल्यूशंस, तो एक बुक रहेगी जिसमें हमारे सभी चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन रहेंगे, तो वो बुक हो गई NCERT सॉल्यूशन बुक। इसी तरीके से हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो एक बुक हो गई हमारे पास सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक। कुछ इस तरीके से देखिए, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक हो गई। फिर हमने जैसे बताया NCERT सॉल्यूशन बुक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर चुके हैं, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है। इस लिए हमारे पास अलग अलग कैटेगरी की बुक एकदम रेडी है। अब इनको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसके अंदर एक फॉर्म है। उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करेंगे जब आप, तो जल्द ही एक टीम मेंबर हमारा आपसे कांटेक्ट करेगा। तो बस फटाफट इतनी छोटी सी आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए और अपनी बुक प्राप्त कर लीजिए, है ना। तो ये बुक्स भी आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि इन सभी के साथ हमारे वीडियो लेक्चर्स अटैच रहते हैं। देखिए, इसमें वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडेड, सभी के साथ हर क्वेश्चन के साथ आपको ये अटैच मिलेंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पढ़ने के लिए। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 10। तो ये जो 10th पेपर हम करने जा रहे हैं, इसे आप समझिए कि ये आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन पेपर है, क्योंकि अभी तक हम हर एक चीज़ को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। टाइमर लगाइए, पेपर लीजिए और करना शुरू करिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास से आता है वो है कुछ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, निर्देश हैं। क्या है? निर्धारित समय है 3 घंटा, पूर्णांक है 80 मार्क्स का है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, आ और बा। आ में हमारा टोटल वस्तुपरक प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव बेस है। इसके अंदर टोटल आपसे 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको निर्देशों का पालन करते हुए 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आ जाते हैं खंड बा। खंड बा हमारा टोटल सब्जेक्टिव बेस्ड सेक्शन है। इसमें सारे ही वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और आपको सभी प्रश्न करने हैं निर्देशों के साथ में, यानी कि अंदर विकल्प दिए गए हैं हर प्रश्न के साथ में। फिर दोनों खंडों में कुल मिलाकर 18 प्रश्न दिए गए हैं। 10 प्रश्न हमारे खंड आ में हैं और खंड बा में 8 प्रश्न दिए गए हैं। सारे ही प्रश्न हमें करने हैं, वो भी क्रमानुसार करने हैं, यानी कि सीक्वेंस से करने। 1 से लेकर 18 तक पूरे लाइन से आंसर्स आप करेंगे। शुरू करते हैं आज का पेपर। सबसे पहले हमारे पास में है खंड आ का प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन के लिखिए। यहाँ पर आपके सामने एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी से पहले मानव और पशु दोनों की आबादी भोजन की उपलब्धता तथा प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण सीमित रहती थी। कालांतर में जब औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता की समृद्धि में भारी वृद्धि हुई, तब उसके परिणाम स्वरूप कई पश्चिमी देश ऐसी बाधाओं से लगभग अनिवार्य रूप से मुक्त हो गए। इससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि अब मानव जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है, परंतु इन देशों में परिवारों का औसत आकार घटने लगा था और जल्द ही समृद्धि और प्रजनन के बीच एक उल्टा संबंध प्रकाश में आया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से जब हम कर रहे थे, तो होता है ना कि भाई घर में जितने लोग होते हैं उतने कमाएंगे तो उतनी समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा चक्र शुरू हो गया। क्या हुआ? समृद्धि और प्रजनन के बीच एक उल्टा संबंध प्रकाश में आया। क्या आया प्रकाश में? जीव वैज्ञानिकों ने मानव समाज की तुलना जानवरों के दुनिया से कर इस संबंध को समझाने की कोशिश करी है। कैसे? कोशिश की और कहा कि ऐसे जानवर जिनके अधिक बच्चे होते हैं वे अधिकतर प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं, यानी कि
जो उनके अपोजिट होते हैं, और ये वातावरण प्रायः उनके लिए प्राकृतिक खतरों से भरे रहते हैं। चूंकि इनकी संतानों के जीवित रहने की संभावना कम होती है, इसलिए कई संतानें पैदा करने से ये संभावना बढ़ जाती है। मतलब एक प्रजाति, आप कुछ प्रजातियां देखते होंगे जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो उनका क्या होता है, उनमें बहुत कम बच्चे बचने की, जैसे आप देखिए कछुए हैं, तट पे आकर अंडे देते हैं, और जब तक वो बच्चे अंडे से निकलकर समुद्र के पानी तक जाते हैं, उसके बीच ही उनका काफ़ी शिकार हो चुका होता है। फिर वो पानी में पहुंचने के बाद भी शिकार बनते हैं, तो मतलब बहुत कम बच पाते हैं। इसलिए कई संतानें पैदा करने से संभावना बढ़ जाती है कि उनमें से कम 1 या 2 तो जीवित रहेंगी। इसके विपरीत जिन जानवरों के बच्चे कम होते हैं वे स्थिर और अनुकूल वातावरण में रहते हैं, यानी कि उनका वातावरण उनके रहने के हिसाब से सही होता है। ठीक इसी प्रकार यदि समृद्ध वातावरण में रहने वाले लोग केवल कुछ ही बच्चे पैदा करते हैं तो उनके ये बच्चे उन बच्चों को पछाड़ देंगे जिनके परिवार इतने समृद्ध नहीं थे, तथा इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे समझाया, यहाँ पर उन्होंने पशुओं के बारे में दिया और साथ ही यहाँ पर इंसानों से उन्होंने कंपेयर किया कि भाई जो समृद्ध परिवार के लोग होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, उनके बच्चे कम होते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, अच्छा सब कुछ मिलता है। तो जिन परिवारों में बच्चे ज़्यादा होते हैं उनके बनिस्बत ये बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि पशु और मानव व्यवहार की तुलना नहीं की जा सकती है। वे इसके बजाय ये तर्क देते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन इस घटना को समझाने के लिए पर्याप्त है। श्रम आश्रित परिवारों में बच्चों की बड़ी संख्या एक वरदान के समान होती है। अब दूसरे आलोचक क्या कहते हैं कि जो परिवार श्रम करते हैं, यानी कि जो मजदूरी जैसे करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनके जितने हाथ होंगे उनके पास उतना पैसा आएगा, तो उनके लिए ज़्यादा बच्चे वरदान साबित होते हैं। वे जल्दी काम कर परिवार की आय बढ़ाते हैं। जैसे जैसे समाज समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे बच्चे जीवन में लगभग पहले 25-30 सालों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उर्वरता अधिक होती है तथा देर से विवाह के कारण संतानों की संख्या कम हो जाने की संभावना बनी रहती है। अब क्या होता है कि 25-30 साल तक वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा जो शरीर होता है उसमें बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे एज के साथ कम होने लगती है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि देर से विवाह के कारण संतानों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी समय तक पढ़ाई करते रहते हैं। जो समृद्ध परिवारों के बच्चे होते हैं, भाई हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो पढ़ाई करने के दौरान क्या होता है, वो विवाह नहीं करते और पढ़ते पढ़ते ही वो 25-30-35 साल तक वो खाली पढ़ते रहते हैं और वो विवाह की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए देरी से विवाह होने के कारण उनके बच्चे कम होते हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर लिखित गद्यांश का प्रारंभिक उद्देश्य है। अब हमें बताना है जो गद्यांश हमने पढ़ा है इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, प्रारंभिक उद्देश्य क्या हो सकता है। मानव परिवारों के आकार के संबंध में दिए उस स्पष्टीकरण की आलोचना जो पूरी तरह से जानवरों की दुनिया से ली गई टिप्पणियों पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर दोनों ही तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, एक जानवरों पर भी आधारित है और एक सामाजिक वातावरण पर भी आधारित है। औद्योगिक क्रांति के बाद अपेक्षित जनसंख्या विस्फोट न होने के कारणों की विवेचना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। औद्योगिक क्रांति से पहले और बाद में पर्यावरणीय प्रतिबंधों और सामाजिक दृष्टिकोण से परिवार का आकार कैसे प्रभावित हुआ का अंतर दर्शाया गया है। फिर ये भी गलत है हमारा। नेक्स्ट आता है, परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है। इस तथ्य को समझाने के लिए 2 वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हमारी समृद्धि बढ़ती है हमारे परिवार का आकार घटता है। इसको समझाने के लिए 2 वैकल्पिक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है। जनसंख्या विस्फोट हुआ, इसके विषय में कौन सा सत्य है, क्या है। पश्चिमी देशों में यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि औद्योगिकरण से प्राप्त समृद्धि ने परिवारों को बच्चों की शिक्षा के विस्तारित अवधि को वहन करने का सामर्थ्य प्रदान किया। दूसरा है, यह घटना विश्व के उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। तीसरा है, श्रम आधारित अर्थव्यवस्था में केवल उद्योग के आधार पर ही परिवार का आकार निर्भर रहता है। चौथा है, इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों के द्वारा की गई। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है हमारा का। पश्चिमी देशों में यह इसलिए नहीं हुआ, मतलब जनसंख्या विस्फोट वहां पे हुआ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां के लोगों ने जो समृद्धि प्राप्त करी वो बच्चों की शिक्षा में लगा दी, इसलिए वहां पे वो विस्फोट नहीं हुआ। अब इसको आप ऐसे समझिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि समृद्ध परिवारों में जब शिक्षा ज्यादा समय तक करी गई
तो क्या हुआ कि वो उन समृद्ध परिवारों में बच्चे कम हुए, क्योंकि वो ज्यादा समय तक शिक्षा ग्रहण करते रहे और शादी विवाह देर से होने की वजह से उनके बच्चे देरी से हुए। अब आते हैं तीसरा, अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? क्या है? यह पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत स्पष्टीकरण की आलोचना करता है, यह वर्णन करता है कि समाज में समृद्ध होने के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण कैसे बदलते हैं, चौथा है यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत घटना की व्याख्या करता है। तो अंतिम अनुच्छेद में हमने ये चीज देखी है कि ये जो है, जो पहला अनुच्छेद था उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि उसको बता रहा है। उन्होंने पशु के वाले में अनुच्छेद में जो स्पष्टीकरण दिया था ना, उसका स्पष्टीकरण यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या है? यह पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है कि उन्होंने पशुओं वाली जो टेंडेंसी दिखाई उसका स्पष्टीकरण दूसरे अनुच्छेद, अंतिम अनुच्छेद में किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख औद्योगिक देशों में औसत परिवार का आकार हाल ही में गिरने के एक संभावित कारण के रूप में नहीं किया गया है? ध्यान दीजिए, जो आकार घट रहा है उसके रूप में नहीं किया गया है। शिक्षा का विस्तारित अवधि, पहले की अपेक्षा देरी से विवाह करना, बदला हुआ सामाजिक दृष्टिकोण, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती मांग। तो जो नहीं किया गया है वो है हमारा घ। ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ती हुई परिवार की संख्या पर दिया, आकार पे दिया गया है, लेकिन ये कारण नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुन के लिखिए। क्या दिया है? मांसाहारी जानवर के कई बच्चे होने की संभावना है। क्यों है? एक मांसाहारी जिसका कोई प्राकृतिक शिकार नहीं है, लेकिन उसे भोजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो कथन ए है उसका कारण आर सही व्याख्या कर रहा है। अब इनकी जो है ना, इनके कई बच्चे होने की संभावना होती है, मतलब कई बच्चे से होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा नहीं, कई, एक या दो बच्चे होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि इनका ये एक मांसाहारी होते हैं, एक जगह से शिकार जब कम होने लगता है तो ये पलायन करके दूसरी जगह जाते हैं, तो उन्हें लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, इसलिए जो है इनके कई बच्चे होते हैं। क्योंकि कुछ अगर कमजोर हैं तो उस दौरान मर जाते हैं, नहीं तो कुछ जो हैं जो सही रहते हैं, उनको शिकार मिलता रहता है तो वो आगे तक पहुंच जाते हैं। अब आते हैं दूसरा गद्यांश, दूसरा अपठित गद्यांश है, इसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। क्या दिया है? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों के बाहर मंडियों तक होने लगेगा। तो हरित क्रांति क्यों की गई थी और उसमें जो उर्वरकता के लिए जो केमिकल्स जो डाले जा रहे थे, जैसे में यूरिया वगैरह आती है, तो इनको ये अंदाजा नहीं था कि वो बेहिसाब तरीके से यूज होने लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है, मतलब उनकी क्वालिटी जो है वो घटा देता है। लेकिन जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है उसके मद्देनजर फसलों की अधिक पैदावार जरूरी थी। समस्या सिर्फ रासायनिक खादों के प्रयोग की नहीं है, देश के ज्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। जो एक सही तरीके की कृषि है जो पुराने जमाने से चली आ रही है, किसान अब इससे कहीं ना कहीं दूर हो गए। वो जल्द से जल्द खेती और अच्छी खेती करके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। 2 दशक पहले तक हर किसान को जहां गाय, बैल और भैंस खूंटों से बंधे मिलते थे, अब इन मवेशियों की जगह ट्रैक्टर ट्रॉली ने ले ली है। परिणाम स्वरूप गोबर और घूरे की राख से बनी कंपोस्ट खाद खेतों में गिरनी बंद हो गई। अब क्या है, बैल जब जुताई करते थे तो उनका जो गोबर होता था वो खेतों में गिरता था और वो उर्वरकता प्रदान करता था खेतों को। अब जब आप ट्रैक्टर से करोगे तो ट्रैक्टर से क्या मिलेगा? ट्रैक्टर से तो गंदगी मिलनी है, उससे तो और कुछ मिलना नहीं है। तो जो उर्वरकता बैलों द्वारा होती थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। पहले चैत बैसाख में गेहूं की फसल कटने के बाद किसान अपने खेतों में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इससे न सिर्फ खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती थी बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल भी मिलती थी। तो यहां पर बताया गया कि किस तरीके से जो है कीटनाशकों का प्रयोग हुआ और पहले किस तरीके से खेती होती थी। तो इस पर प्रश्न संख्या 1 है, हरित क्रांति आने के साथ
के साथ क्या नहीं लाई? क्या नहीं लाई? खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भरता, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, परंपरागत खेती से किसानों की दूरी और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल। जो नहीं लाई वो थी आपकी बेहतर गुणवत्ता वाली फसल, क्योंकि वो गुणवत्ता क्या थी, वो जो परंपरागत खेती होती थी उसमें वो फसल मिलती थी, लेकिन यहाँ तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जो गुणवत्ता है वो मिट गई, नहीं है। गोबर खाद की विशेषता होती है, जैविक है और उर्वरक शक्ति को बनाए रखती है। गांव में गोबर आसानी से मिलता है, मंडी तक ले जाई जा सकती है, किसान को सर्वाधिक पसंद है। तो गोबर खाद की विशेषता है कि ये जैविक है और उर्वरक शक्ति को बनाए रखती है। तीसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है और नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको टिक करना है। क्या है? रासायनिक खाद की विशेषता सस्ता होना नहीं है। फिर रासायनिक खाद की विशेषता पैदावार बढ़ाना नहीं है। फिर रासायनिक खाद की विशेषता सहज उपलब्ध होना नहीं है। तो यहां पर अगर हम सही ऑप्शन देखेंगे तो वो है हमारा नंबर 1, रासायनिक खाद की विशेषता सस्ता होना नहीं है, यानी ये सस्ती हमें नहीं मिलती है। ठीक है। फिर है रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख है? कौन सी प्रमुख समस्या का उल्लेख किया जा रहा है? किसानों की परंपरागत कृषि से दूर होना, फसल बिक्री के लिए मंडी उपलब्ध ना होना, ट्रैक्टर का बढ़ता उपयोग, खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट होना। तो रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख है इस गद्यांश में? वो है किसानों का परंपरागत कृषि से दूर होना। हम भाई जहां इन सारी चीजों का यूज कर रहे हैं तो इसका यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम परंपरागत कृषि से दूर हो गए। यही इस समस्या, दूसरी समस्या इस गद्यांश में बताई गई है। प्रश्न संख्या 5 है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। भाई क्या उपयुक्त शीर्षक दे सकते हैं? जहरीले कीटनाशक, गुणकारी फसल, हरित क्रांति, परंपरागत कृषि। तो जहां पर सही है वो है हमारे जहरीले कीटनाशक। किस तरीके से ये जहरीले कीटनाशक हमारी खेती को बर्बाद कर रहे हैं ये बताया। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 ये हमारे जो हैं व्याकरण आधारित जो हमारे टॉपिक हैं उन पर प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 3 पे हमसे पदबंध पे आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 4 मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स ईच। तो क्या दिया गया है? दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। रेखांकित पद होगा। अब यहां पर देखिए दशरथ संज्ञा, पुत्र संज्ञा, राम संज्ञा, सभी तो संज्ञा है, तो सीधे सीधे ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट आते हैं चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। रेखांकित पद होगा। यहां हम क्या बात करें? तुम, यानी कि सर्वनाम है। ये पदबंध हमारा पूरा क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट आते हैं सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का अपने घर चला गया। रेखांकित पदबंध होगा। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी विशेषता क्या है? कि वो सामने की दुकान में चाय पी रहा है। तो ये सही क्या है? विशेषण पदबंध है। फिर क्या है? सुरेश धीरे धीरे चल रहा है। अंडरलाइन वर्ड है, धीरे धीरे चल रहा है। तो यहां पर क्या है? चल रहा जो क्रिया है उसकी विशेषता है धीरे धीरे चल रहा है। तो सीधे सीधे ये पूरा क्या हो गया? हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट आते हैं आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। रेखांकित पदबंध है। अब यहां पर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? गुब्बारे के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीधे सीधे ये हमारा क्या है? संज्ञा पदबंध। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज जो आपको बहुत ध्यान से मुझे समझानी है। अगर अंडरलाइन वर्ड सिर्फ आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, खाली इतना अगर होता तो ये एक विशेषण पदबंध हो जाता। अब चूंकि इसमें इन्होंने गुब्बारा भी मिला लिया है, ये जो गुब्बारा शब्द मिलाया है, इसलिए ये क्या बना है? संज्ञा पदबंध। नहीं तो जैसे यहां पर दिया आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा अगर सिर्फ होता तो ये सिर्फ जो है आसमान में उड़ता हुआ, ये सिर्फ विशेषण पदबंध के अंदर आता। इन्होंने इस गुब्बारा शब्द को मिलाने के कारण ये हमारा क्या हो गया है? संज्ञा पदबंध हो गया है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये आपका संज्ञा पदबंध में भी हो सकता है, सर्वनाम पदबंध में भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 4 में रचना के आधार पर जो वाक्य रूपांतरण होता है उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं और ये हमारा 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ईच। क्या है? रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य? 2, 3, 4, 5, 7। तो कितने होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, सुबह जल्दी उठो और 1 घंटा भ्रमण के लिए जाओ। वाक्य रचना की दृष्टि से है। पहला वाक्य संपूर्ण है, समुच्चयवादक अव्यय लगा है, समुच्चयवादक आपका समानाधिकरण अव्यय लगा हुआ है, तो सीधे सीधे ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शंस दिए हैं, मिश्र वाक्य ढूंढना है। चलिए ढूंढना शुरू करते हैं। लड़कों का एक झुंड पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा था। ये एक सरल वाक्य है, लेकिन हमें तो मिश्र ढूंढना है, तो हमने कट कर दिया। पतंग के पीछे पीछे लड़कों का एक झुंड था और वह दौड़ा चला जा रहा था। ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे और शब्द बीच में लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, लड़कों का जो झुंड था वह पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा था। ये एक मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो तब भी आगे बढ़ते हैं। पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा झुंड लड़कों का था, ये गलत है। तो सही है हमारा गा, ये एक मिश्र वाक्य है। गा हमारा मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। अब 4 ऑप्शंस में से हमें संयुक्त वाक्य को खोजना है। शुरू करते हैं। भाई साहब उछले और पतंग की डोर पकड़ ली। बिल्कुल सही है, ये हमारा एक संयुक्त वाक्य है। ये देखिए यहाँ पर भाई साहब उछले, पहला वाक्य पूर्ण है और यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगा है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ने उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली, ये एक सरल वाक्य है, इसलिए हमने इसे कट कर दिया। भाई साहब ने उछलते ही पतंग की डोर पकड़ ली, ये भी एक सरल वाक्य है। जैसे ही भाई साहब उछले उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली, ये एक मिश्र वाक्य है। तो सही हमारा क्या है, का हमारा एकदम सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से सरल वाक्य चुनिए। अब 4 ऑप्शंस में से हमें सरल वाक्य को खोजना है। ऐसी सभा जिसमें खुला चैलेंज दिया गया हो पहले कभी नहीं हुई थी, ये तो नहीं है सरल वाक्य, हमने कट कर दिया। फिर आते हैं, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी, ये एक सरल वाक्य है। तब भी आगे बढ़ते हैं। पहले कभी भी खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा नहीं की गई थी, तो यहां पर आप दे रहे हैं ना, पहले कभी भी खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा नहीं की गई थी, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, खुला चैलेंज देकर की गई हो ऐसी सभा नहीं, ये भी नहीं है। तो सही हमारा आ रहा है खा, ये हमारा एकदम परफेक्ट जो है वो सरल वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 5 में समास आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्नों को करना है। 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ईच। पहला है, यथा समय समस्त पद में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, यथा पूर्व पद है यथा और उत्तर पद है समय। यथा क्या होता है, यथा होता है हमारा अव्यय। तो जहां पूर्व पद अव्यय होता है वहां हमेशा कौन सा समास होता है, अव्यय भाव समास, वो हमारा सही होता है। नेक्स्ट आते हैं, गिरि को धारण करने वाला शब्द समूह के लिए समास है। गिरि को धारण करने वाला अर्थात ये होगा हमारा क्या कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। अब उनको हम गिरिधर भी कहते हैं ना। गिरिधर जो है वो हमारा क्या है, समस्त पद है, उसका विग्रह हमने किया, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, ठीक है, अर्थात धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो अब यहां पर इस तरीका का समास हमारा क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास, जहां पर दोनों ही पद जो है गौड़ हो जाते हैं और निर्मित नया पद जो है वो हमारा जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये है हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास 4 युग्म दिए गए हैं, देखना है कौन सा सही है। जो सही होगा उसी के हिसाब से नीचे ऑप्शन में हम टिक करेंगे। पहला है चंद्रमुखी, तो क्या है, चंद्र के समान मुख वाली। तो यहां पर पहला पद विशेषण है और दूसरा विशेष है, ये पद हमारा कर्मधारय है, एकदम सही। नील कमल, नीला है जो कमल, पहला पद विशेषण, पूर्व पद विशेष्य, ये भी एक कर्मधारय समास है, एकदम सही। आजीवन, पूर्व पद हमारा उपसर्ग है और उसके बाद हमारा उत्तर पद क्या है, मूल शब्द है, तो ये हमारा होगा अव्यय भाव समास, इसलिए द्वंद्व समास गलत है। यथास्थान, पूर्व पद अव्यय है तो हमारा ये अव्यय भाव समास है, द्विगु समास नहीं होगा। तो सही हमारा पहला और दूसरा है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर खा पहला दूसरा सही है, इसको हम टिक कर देंगे।
नेक्स्ट आते हैं, महानायक समस्त पद में कौन सा समास है? महानायक, विग्रह करिए, महान है जो नायक, नायक की विशेषता क्या है? वो महान है। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य, कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं, नील गगन, नीला है जो गगन, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य, ये हुआ कर्मधारय समास। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर 6 प्रश्न दिए गए हैं मुहावरे आधारित। इनमें से सिर्फ 4 प्रश्नों को करना है हमें, ये रहेंगे 4 मार्क्स के, 1 मार्क्स ईच। पहला है, गरम गरम गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में डैश आ गया। क्या आ जाएगा? जब ललचाल जाने को क्या कहते हैं? पानी आ जाना। तो सही क्या है? मुंह में पानी आ गया। नंबर 2 है, पुत्र के अनुत्तीर्ण होने का समाचार सुनकर पिताजी डैश हो गए। क्या हो गया? ईद का चांद, तार तार, आग बबूला या हावी। तो क्या होगा बताइए? जब पिताजी गुस्सा होते हैं तो क्या होता है? पिताजी आग बबूला हो गए। तो पुत्र के अनुत्तीर्ण होने का समाचार सुनकर पिताजी आग बबूला हो गए। नेक्स्ट है, संतान के बुरे कर्म माता पिता के सम्मान पर डैश देते हैं। क्या लगा देते हैं? नजर लगा देते हैं, आंखों में धूल से देते हैं, नाक में दम लगा देते हैं, कालिक पोत देते हैं। तो सही क्या है? कालिक पोत देते हैं। संतान के बुरे कर्म माता पिता के सम्मान पर कालिक पोत देते हैं। मुझे डैश मत समझो, मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूं। मुझे क्या ना समझो? आंख का तारा, ढाक के 3 पात, आस्तीन का सांप या मिट्टी का माधव। तो यह है, तुम मुझे सीधा नहीं समझो, है ना। तो इसके लिए सही हमारा मुहावरा क्या रहेगा? तुम मुझे मिट्टी का माधव मत समझो, मैं तुम्हारी हर बात समझता हूं। 5वां है, परीक्षा में नकल करते समय आज अनेक छात्र डैश। क्या हुआ? घड़ों पानी पढ़ना, रंगे हाथों पकड़ना, आपे से बाहर होना या अक्ल का दुश्मन। तो क्या है? परीक्षा में नकल करते समय आज अनेक छात्र रंगे हाथों पकड़े गए। नंबर 6 है, नाविक ने मोहन को उमड़ती हुई नदी पार कराने का डैश है। क्या लिया? बीड़ा उठाना, बीड़ा फेंकना, बीड़ा ना उठाना, बीड़ा मांगना। तो क्या हुआ? बीड़ा उठाया, अर्थात जिम्मेदारी ली। नाविक ने मोहन को उमड़ती हुई नदी पार कराने का बीड़ा उठाया है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 में हमारे पास हमारी स्पर्श बुक के काव्य खंड के जो पाठ हैं उसी में से कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमको यहाँ पर देने हैं। और ये हमारे रहेंगे 5 मार्क्स के, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही हमसे यहाँ पूछे जा रहे हैं। बहुविकल्पी है तो 1 मार्क्स ईच रहेगा। क्या है? खींच दो अपने खूं से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये कविता किससे ली गई है? ये ली गई है कर चले हम फिदा। ठीक है, कर चले हम फिदा से हमारे गीत से ली गई है। तो इसमें किस तरीके से बताया है कि कोई दुश्मन आए तो दुश्मन को संज्ञा दी गई है किसकी? रावण की। रावण है जो है आने न पाए, और सीता का दामन अर्थात भारत माता को टच ना करने पाए। हम ही राम हैं अर्थात हम ही को जो है सीता माता का लक्ष्मण जो है उनकी इज्जत बचानी है, उनका प्रोटेक्शन करना है, और हम ही लक्ष्मण है अर्थात हमें वो लक्ष्मण रेखा खींचनी है कि दुश्मन उसको पार करके कभी भी इधर ना आने पाए। अब इस पे आधारित 5 प्रश्न हैं। उनमें पहला प्रश्न है, जमीन पर खून की लकीर खींचने का क्या तात्पर्य है? अपने खून से धरती को सींचना, हिंसा और खून खराबा करना, बलिदान देकर शत्रु को रोकना या खून की नदियां बहाना। तो जमीन पर खून की लकीर खींचने से तात्पर्य है बलिदान देके शत्रु को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में रावण किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? वो है शत्रुओं का प्रतीक है। तो सही है शत्रुओं का। नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश में पृष्ठभूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया गया है? ये भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक घटना पर यह गीत लिखा गया। तो सही क्या है? ये भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। प्रश्न संख्या 4 है, सीता का दामन से तात्पर्य क्या है? देश का अभिमान, देवी देवताओं की मर्यादा, मातृभूमि का सम्मान या भारतीय संस्कृति की परंपरा। तो सही है हमारा मातृभूमि का सम्मान। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। 4 वाक्य दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ना है और इस पे सही मार्क्स में टिक करना है। क्या है? काव्यांश में सीता राम की पत्नी का प्रतीक है। काव्यांश में सीता भारत माता का प्रतीक है। काव्यांश में सीता सुचिता का प्रतीक है।
काव्यांश में सीता पवित्रता का प्रतीक है। तो सही ऑप्शन है हमारा नंबर 2, ये एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमारे जितने भी पद्य पाठ हैं यानी कि काव्य खंड से जो है 2 प्रश्न लिए गए, जितने चैप्टर उनमें से 2 प्रश्न लिए गए और दोनों ही हमको करने 2 मार्क्स का रहेगा। किसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था? किसको बचाने के लिए लिया था? वो था प्रहलाद। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए उन्होंने कैसा नरसिंह का रूप लिया था। तो सही है हमारा भक्त प्रहलाद। नेक्स्ट आते हैं, पंत की प्रकाशित कविताओं में क्या झलकता है? जो सुमित्रानंदन पंत जी की जो कविताएं हैं उनमें क्या चीज हमें देखने को मिलती है? प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद, प्राकृतिक सौंदर्य या प्रेम? तो उनकी जितनी भी कविताएं हैं उनमें हमें प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद देखने को मिलता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 पर हमारे पास में क्या दिया गया है? ये हमारे गद्य पाठ जितने भी हैं उनमें से एक गद्यांश यहाँ रखा गया है, उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 मार्क्स के रहेंगे। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई एक उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। तो यहाँ पर ये जो हमारे सामने गद्यांश दिया गया है ये है बड़े भाई साहब से लिया गया है कि जब हमारे लेखक जो हैं वो प्रथम आ गए थे और हमारे जो बड़े भाई साहब थे वो फेल हो गए थे, तो हमारे लेखक को बड़ा घमंड आ गया था। तो उस बात को उन्होंने समझाते हुए ऐसे बोला था, रावण का उदाहरण दिया था। अब इस पे आधारित प्रश्न है, रावण कौन था? अयोध्या का राजा, देवताओं का दास, भूमंडल का स्वामी या अंग्रेजों का मददगार? तो गद्यांश में बताया गया है वो है भूमंडल का स्वामी। नेक्स्ट आते हैं, रावण चक्रवर्ती सम्राट क्यों था? किस लिए था? ऑप्शन देखिए, क्योंकि संसार के सभी राजा उसे कर देते थे, क्योंकि बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, क्योंकि आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इन सभी कारणों से वो एक चक्रवर्ती सम्राट था। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन दिया है, कारण दिया है, अब हमें देखना है क्या है। पहला कथन है, रावण का नामो निशान मिटा दिया गया क्योंकि उसे स्वयं पर घमंड था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कथन ए जो है वो कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन है का कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामो निशान मिटा देने का अर्थ क्या है? कहीं का न रहना, नाम लिखकर मिटाना, सब कुछ नष्ट कर देना या इनमें से कोई नहीं। तो नामो निशान मिटा देने का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट कर देना। कौन किसे रावण का उदाहरण देकर समझा रहा है? कौन किसे समझा रहा है? बड़े भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं। तो सही क्या है? भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में हमारे गद्य पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही हमको करने हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स के हमारे रहेंगे। निम्नलिखित में किसी एक वाक्य में अंडमान के अंतिम दक्षिणी द्वीप की चर्चा की गई है। अब आपको बताना है कौन सा दक्षिणी द्वीप है, अंडमान का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप लार्ज अंडमान है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप पूर्वी अंडमान है, या अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप निकोबार द्वीप समूह। तो सही ऑप्शन है इसमें हमारा नंबर 1, यानी कि लिटिल अंडमान जो है अंडमान द्वीप समूह का आखिरी द्वीप है। तो सही ऑप्शन होगा खा। नंबर 2 आते हैं, अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पार्ट में सोलोमन की क्या विशेषता बताई गई थी? सोलोमन जो थे उनकी विशेषता क्या थी, क्या उनकी खासियत थी? देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, वह लोगों के मन की बात समझ लेता था, वह अनेक भाषाओं का विद्वान था,
वह एक प्रसिद्ध लेखक था, वह सभी जीव जंतुओं की जुबान समझता था। तो सोलोमन की विशेषता थी कि वो सभी जीव जंतुओं की जुबान को समझते थे। तो यहाँ घ ऑप्शन एकदम सही है। अब आ गए प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 से हमारा खंड बा शुरू होता है। यहाँ पर हमारे जो दिए गए हैं 3 प्रश्न हैं, हमारे स्पर्श बुक के जो गद्य खंड है उसमें से 3 प्रश्न हैं और तीनों में से हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, वो भी 60 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र में कौन कौन से गुण थे। अब शैलेंद्र के अंदर जो जो गुण थे जो हमारे पाठ में बताए गए हैं उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या था, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की संवेदनशीलता का गुण उसमें दिखाई देता है, उसमें सच्चा कवि भी ही था, वे भावुक, तन्मयता, उत्साह आदि गुणों से युक्त थे। वे आदर्शवादी भावुक कवि थे जिसे अपार संपत्ति और यश तक की कामना नहीं थी। उन्हें नहीं चाहिए था कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो और ना ही वो ज़्यादा अर्न करना चाहते थे, बस उनका सेटिस्फेक्शन था कि वो एक फिल्म बनाए, वो उन्होंने बनाया था। उसमें आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी कि मतलब हमें सेटिस्फाइड होना पहले ज़रूरी है। वे किसी के दबाव में आकर कार्य करने वाले नहीं थे। झूठे अभिजात्य वर्ग को उन्होंने कभी नहीं अपनाया, यानी कि जो ऐसा वर्ग जहाँ पर दिखावा हो, आपकी बहुत ही ज़्यादा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री जानते हैं आप, बहुत ज़्यादा चकाचौंध भरी इंडस्ट्री होती है, वो सारी चीज़ें उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने जीवन की आदर्शवादिता, भावनाओं और मार्मिकता को बहुत ही सार्थक तरीके से पर्दे पर उतारा है। तो जो एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति होता है वो पूरा ही जीवन इन्होंने पर्दे में, तीसरी कसम फिल्म में हमने ये चीज़ देखी है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें उतार कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या लेखक निदा फाजली को प्रकृति की सुरक्षा की सीख अपनी माँ से मिली थी, स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई हमें जो चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं वो हम हमेशा याद रखते हैं। तो प्रकृति से संबंधित बहुत सी चीज़ें उनकी माँ ने उनको सिखाई थी जो उनके दिल में आज भी थी, जो इन्होंने इस पाठ में हमको बताई हैं, है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, लेखक की माँ बचपन से ही उन्हें सिखाती थी कि बेवक्त फूल और पत्ते मत तोड़ो, नदी को प्रणाम करो, पशु पक्षियों को मत सताओ। वे स्वयं पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। साथ ही उनके जीवन की वह घटना जब गलती से उनकी माँ से कबूतर का अंडा फूट गया था तब वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने पूरे दिन का रोज़ा रखा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक की माँ ने ही प्रकृति से प्रेम करने की सीख दी थी। तो बचपन से वो अपनी माँ को देखते आए, उन्होंने हर एक चीज़ उनकी माँ ने उनको सिखाई। तो मतलब प्रकृति हमारे लिए देवतुल्य है, ये चीज़ उन्होंने हमको समझाई थी लेखक को, और वो चीज़ उन्होंने हमेशा याद रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है, इसका आश्रय लिखिए। अब क्या था, वजीर अली जो है वो अंग्रेजी खेमे की तरह अकेला आ रहा था, लेकिन इतनी तेजी से आ रहा था कि आसपास बहुत ज्यादा गर्द उड़ रही थी, बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी घोड़े के टापू से। तो दूर से तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा काफिला आ रहा हो, लेकिन जब वहां पास आता है थोड़ा सा तो देखता है कि सिर्फ एक घुड़सवार आ रहा है। तो ये लोग लेफ्टिनेंट और जनरल जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। तो क्या दिया है, जब कर्नल अपने खेमे के बाहर बैठकर लेफ्टिनेंट से वजीर अली के विषय में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सेना का पूरा काफिला चला आ रहा हो। परंतु जब ध्यान से देखा तो केवल एक ही घुड़सवार दिखाई दे रहा था, वह अकेला ही पूरे काफिले के समान धूल का गुबार उड़ाता चला आ रहा था। तो ये था इस पूरी कथन का आश्रय कि क्या कहना चाह रहे थे और इसके पीछे की कहानी क्या थी। अब आ गए प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में हमारे स्पर्श पुस्तक का जो काव्य खंड है उस पे आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, वो भी 60 शब्दों में करने हैं, ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स का एक हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो पहला प्रश्न है, कबीर के दोहे के आधार पर कस्तूरी की उपमा को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, यहाँ पर उन्होंने मृग की नाभि में कस्तूरी होने की बात कही थी कि वो उसकी सुगंध से इतना ज्यादा मोहित रहता है कि पूरे जंगल में उस सुगंध को ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी खुद की नाभि में ही वो कस्तूरी है जिसके लिए वो इतना बेचैन हो रहा है। इसका उन्होंने जो उपमा दी थी वो इसलिए दी थी कि हम पूरे हर जगह ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, हम इतने तीर्थ स्थान करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे, सब जगह हम ईश्वर को खोजते रहते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ होता है, ईश्वर खुद हमारे अंदर ही बसता है। तो हमें अपने अंदर के जो अंधकार रूपी अहंकार रूपी अंधकार है उसको मिटाना है और ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर ईश्वर को प्राप्त करना है।
तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, देखिए, कबीर अपने दोहे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही में कस्तूरी की उपमा देते हुए कहते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, जिसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। मृग इससे अनजान हो पूरे वन में कस्तूरी की खोज में मारा मारा फिरता है। इस साखी में कबीर ने हिरण को उस मनुष्य के समान माना है जो ईश्वर की खोज में दर दर भटकता है, और कस्तूरी को मनुष्य के हृदय में रहने वाले राम यानी ईश्वर के समान माना है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने को नियंत्रित कर पवित्र और सादगी के भाव से ध्यान लगाना चाहिए। उसे सबसे पहले अपने अंतर्मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। तो अंतर्मन का शुद्धिकरण का तात्पर्य क्या, अपने अंदर के अहंकार रूपी अशुद्धि को मिटाना है, तभी हम जो है राम रूपी ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक साथ होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर हम सभी अलग अलग होकर चलते रहेंगे, अपने अपने टारगेट डिसाइड करके चलेंगे, अपनी जाति धर्म के लिए आपस में लड़ते रहेंगे, तो क्या समाज डेवलप कर पाएगा? क्या हमारा देश, या छोड़िए हम खुद भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे? तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए हमें एकता को सबसे पहले निभाना होगा, यानी कि हमें सभी लोगों को साथ रहकर चलना होगा, परोपकार के ऊपर डिपेंड होना होगा, मतलब हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी होगी। क्या दिया है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी प्राणी मूलतः एक ही हैं। भाई जाति धर्म के हिसाब से अलग है, लेकिन आप देखिए कद काठी मोहरे के हिसाब से अगर होता है तो हमारा क्या, हम एक ही जैसे तो होते हैं। भाई हम मनुष्य हैं, जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर होते हैं, उसी तरह सभी के होते हैं 2 हाथ 2 पैर। वे एक ही पिता की संतान है, साथ होकर चलना ही मनुष्यता है। अकेले चलना या तो स्वार्थ प्रकृति है या फिर पशु प्रवृत्ति है। एक साथ चलने से आपसी सहयोग बढ़ता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, मनुष्य सामर्थ्यवान बनता है। एक साथ होकर चलने से अनेक लाभ हैं। आपसी सहयोग बढ़ने से संबंध मजबूत होते हैं। ऐसे ही संबंधों पर मानवीय समाज की स्थापना संभव हो जाती है। समाज भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है और प्रत्येक मनुष्य में लोकहित की भावना जागृत होती है, जिससे एक दूसरे की व्यथा महसूस होती है और भिन्नता की भावना समाप्त होती है। तो हम जो अलग अलग हैं, ये भावना भी समाप्त होगी जब हम साथ रहकर सहयोगपूर्ण कार्य करेंगे। तीसरा प्रश्न है, कंपनी बाग और तोप को विरासत क्यों माना गया है? भाई कंपनी बाग क्यों बना था? अंग्रेजों के जो है टहलने और घूमने के लिए कंपनी बाग बना था, और उस समय वहां पर भारतीयों के आने की पाबंदी थी। तोप क्यों बनी थी? तोप इसलिए बनी थी ताकि वो भारतीय क्रांतिकारियों का दमन कर सके। इनको विरासत इसलिए माना गया है ताकि हम ये इससे सीख ले सके कि किस तरीके से हम अंग्रेजों के बहकावे में आए, उन्होंने हम पे इतना राज किया। ये तोप जो एक समय इतना ज़्यादा दमदार होती थी कि लोगों को मार देती थी, आज उसकी कुछ नहीं, आज उस पर चिड़िया चहचहा रही हैं और आज जो है बच्चे उस पर खेलते हैं। तो मतलब चाहे जितना दमनकारी व्यक्ति हो, उसे एक ना एक दिन शांत होने पड़ता है, और उसे विरासत के रूप में सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि हम इससे सीख ले सकें। तो क्या है, कंपनी बाग और तोप ये दोनों अंग्रेजों की विरासत है। इन दोनों का उपयोग भारतीय जनता के लिए किया गया। एक और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जनता को खुशहाल बनाने के लिए हर नगर में कंपनी बाग बनाए, इससे जनता प्रसन्न हुई, और दूसरी ओर कंपनी बाग ने जनता के विद्रोह को दबाने के लिए, उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए उन पर तोपें दगवाई। ये दोनों विरासतें भारतीय जनता को सावधान करती हैं। ये कहती हैं कि विदेशी कंपनियों द्वारा दिए गए आकर्षणों में ना फंसे, एक दिन ये तुम्हें गुलाम बना डालेंगी, तुम्हें फिर से इनकी तोपों से दाग दिया जाएगा। मतलब आजकल जो लुभावनी चीज़ें हैं ना, हम बाहर बहुत से पश्चिमी देशों से चीज़ों को देखते हैं, अरे ये बहुत अच्छी है, तो ये हमें सीख लेनी चाहिए कि हम भी अंग्रेजों के आकर्षण में फंसे थे और अंत में क्या हुआ था, उन्होंने हमें तोप से उड़ा दिया था। तो अभी भी हमें उसी से सावधान रहना चाहिए। कंपनी बाग बने अंग्रेजों के लिए, लेकिन वो जो है ना कुछ टाइम के लिए भारतीयों के लिए भी खुलते थे। अंग्रेज हर समय जा सकते थे, मगर भारतीयों को जाने की वहाँ पर पाबंदी थी, बहुत कम समय के लिए वो जाते थे। तो वो एक आकर्षण हुआ कि ठीक है आप जाइए, लेकिन बाद में उन्होंने ही हम पर तोपें चलाई थी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीख देती हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। यहाँ हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका
संचयन से जो है 3 प्रश्न लिए गए हैं। 2 प्रश्नों को हमें यहाँ करना है, 60 शब्दों के प्रश्न लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं यहाँ पर, और ये रहेगा हमारा 3 मार्क्स का। क्या दिया है? महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है? ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से कैसे बचा जा सकता है? तो यहाँ पर महंत का क्या रूप निकल के आता है? ढोंगी है, लालची है, स्वार्थी है, ऐसे रूप उसके महंत के निकल के आते हैं। तो हमेशा हमें इन जैसी संस्थाओं से बच के रहना चाहिए। ठाकुरबाड़ी के महंत का चरित्र उत्तम नहीं था, वह केवल नाम मात्र का ही महंत था। वह अंदर से ढोंगी और धन का लोभी था। वह हरिहर काका की जमीन पर नजर गड़ाए हुए था। हरिहर काका के घर की आपसी कलह से वह लाभ उठाना चाहता था। जब हरिहर काका ने जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखने से मना कर दिया तो वह हरिहर काका का अपहरण करवा लेते थे और उसके साथ मारपीट भी करता है, मतलब उनको उठवा लेता है, मारपीट करता है, जबरदस्ती मारता है, अंगूठे का साइन भी लेता है। हरिहर काका का अपहरण किए जाने से महंत के चारित्रिक पतन की सच्चाई सामने आती है। ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से बचने के लिए इनसे दूर रहने की आवश्यकता है। आजकल लोभी और ढोंगी लोग ऐसी संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं जिनसे धार्मिक ज्ञान की जगह उन्माद फैल रहा है। ऐसी आप बहुत सी न्यूज़ सुनेंगे, आए दिन टीवी पे और जो है पेपर्स में निकलती रहती है, न्यूज़पेपर में, कि जो है फला संस्था के लोगों ने, संस्था के जो धार्मिक गुरु थे या जो भी थे बड़े बड़े, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। देखिए, जहाँ पर ऐसे सच के संस्थाएं हैं जो आपको जहाँ ज्ञान दे रही हैं, कुछ ऐसी भी हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं लूट रही हैं। तो बस हमें अपना दिमाग, आंखें खोल के उन सही संस्थाओं की तरफ जाना है, ना कि इन ढोंगी संस्थाओं के चंगुल में फंस जाना है। कोशिश करिए, हमेशा दूरी बनाकर रखिए। दूसरा प्रश्न है, सपनों कैसे दिन पाठ के लेखक और टोपी शुक्ला नामक पाठ का बचपन एक जैसा था, आपके बचपन से इनकी कथा कैसे मिलती जुलती है? तो सपनों के से दिन पाठ में जो गुरदयाल सिंह जी थे उनका बचपन, और हमारे जो टोपी शुक्ला नामक पाठ था उसमें टोपी का जो बचपन था, यहाँ पर हमने देखा कि परिवार वाले इतना ध्यान नहीं देते थे, पढ़ाई को लेकर भी इतना कुछ नहीं था। तो ये काफ़ी हद तक हमने देखा कि बचपन सिमिलर था, और इस दोनों की सिमिलैरिटी आपको बतानी है। उसके बाद आपका बचपन यहाँ कहीं पर कहाँ जहाँ सिमिलर हो रहा हो उनकी गतिविधियों से, वो आपको बताना है। सपनों के इस दिन पाठ के लेखक के मित्र राजस्थान व हरियाणा से आए हुए थे, ठीक है, दूसरी जगहों से थे, जिनकी बोली भी कम समझ में आती थी, लेकिन मित्रता कोई भेदभाव नहीं जानती। बचपन में लेखक उनके साथ खूब मौज मस्ती करता था। खेलते और दौड़ते समय यदि चोट लग जाती तो घर आने पर डांट पड़ती, लेकिन अगले दिन उन्हीं मित्रों के साथ खेलने लग जाता था। लेखक अध्यापकों से सदा भयभीत रहता तथा परिवार से विशेष अपनापन नहीं था। तो देखिए, मित्रों से लगाव था, परिवार से अपनापन नहीं था, हमेशा मित्रों से लगाव रहता था उनका। वहीं टोपी शुक्ला पाठ में टोपी को भी अपने मुस्लिम मित्र व उनकी दादी से बचपन से अपनापन मिला। घर वाले इफ़न से मिलने पर डांटते रहे, लेकिन मित्रता भेदभाव नहीं जानती, वह फिर भी उनके पास जाता था। तो देखिए, यहाँ मित्रता हो, परिवार का अपनापन हो, कई चीज़ें जो हैं इन दोनों ही के में सिमिलर देखी गई हैं। स्कूल में अध्यापक के दुर्व्यवहार से टोपी आहत रहता। इस तरह दोनों का बचपन एक जैसा रहा। मैं भी अपने बचपन में खूब खेलता था। स्कूल के दिन बहुत मस्ती भरे लगते थे, क्योंकि मैं अपने मित्र के साथ खूब मौज मस्ती करता था। चोट भी लगती थी, इस कारण अपने अभिभावकों से डर भी लगता था कि भाई चोट, इतना कैसा खेलना कि भाई पेरेंट्स तो डांटेंगे। पढ़ाई में कम रुचि के कारण अपने अध्यापकों से भी डर लगता था, लेकिन इसके बाद मैं मित्रों के साथ खेलने ज़रूर जाता था, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। तो देखिए, आप हम लोग का बचपन होगा, देखिए जब हम छोटे रहते हैं तो धर्म, जाति पाति कभी कुछ नहीं देखते। हमारा जिससे भी हमारी मेंटल लेवल या सब कुछ अच्छा से मिलता है तो हम अपनी मित्रता कर लेते हैं और उसके साथ अच्छे से मित्रता निभाते भी हैं। तो ये सभी के साथ में होता है, जैसा हमने गुरदयाल सिंह और टोपी शुक्ला के साथ में देखा है। प्रश्न संख्या 3 है, हमारे बुजुर्ग हमारी विरासत की तरह होते हैं। टोपी शुक्ला पाठ का उदाहरण दीजिए और यह भी बताइए कि आप अपने घर के बुजुर्गों का कैसे ध्यान रखते हैं। अब इसमें यहाँ बुजुर्ग के बारे में अगर बात करी जाए तो इफ़न की दादी के बारे में यहाँ काफ़ी विस्तार से बताया गया है इस पाठ में। तो देखिए क्या है, बुजुर्ग हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, उनके अनुभवों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वे हमें नई नई बातें सिखाते हैं, हमारे नैतिक तथा चारित्रिक बल को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। जब टोपी इफ़न के घर जाता था तो कई बार उसकी अम्मी और बाजी उसकी भाषा का मजाक उड़ाती थी।
तब बिफन की दादी ही बीच बचाव करती थी। तो किस तरीके से उसके घर वाले अगर मजाक उड़ाते थे तो दादी उसको अपनापन देती थी, उसे दादी से बहुत अपनापन मिलता था। हमारे घर में रहे बुजुर्गों की हम देखभाल करें तथा उनकी सेवा करें, हर तरह से उनका ध्यान रखेंगे तो हम इस तरीके से उनकी देखभाल कर सकते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 14 से। प्रश्न संख्या 14 से लेकर 18 तक हमारे पास लेखन कार्य संबंधी प्रश्न हैं। अब ये लेखन कार्य में हमारे पास अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, लघु कथा लेखन और ईमेल लेखन जैसे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले जो 14वां प्रश्न आ रहा है इसमें हमारे पास है अनुच्छेद लेखन। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 में से हमें सिर्फ एक करना है और ये हमारा रहेगा 80 मार्क्स का। कितना? 80 to 100 शब्द के अंदर हमें इसे लिखना है और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो बहुत ध्यान रखिएगा वर्ड लिमिट का, 80 to 100 वर्ड्स के अंदर ही हमें काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है? आधुनिक जीवन, यानी कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर लिखना है। इसमें संकेत बिंदु दिए हैं, आवश्यकताओं की वृद्धि हो चुकी है। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हमारा मन अशांत रहता है और हमारे कर्तव्य क्या हैं इस अशांति से मुक्ति पाने के लिए। तो देखिए क्या है, जो भी आप अनुच्छेद लेखन लिखने जा रहे हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन है, 3 में से एक करना है, तो जो भी आप ऑप्शन लेंगे, जो भी आप लिखेंगे उसे मिडिल टॉप हेडिंग में जरूर डाल दीजिएगा, जो भी हेडिंग है। फिर है आधुनिक व्यक्ति प्रवासी है, जो परिवर्तन में समाज में रहता है और विरोधी परंपरा को ग्रहण करता है। आधुनिक जीवन समस्त सुख सुविधाओं से युक्त जीवन है, परंतु इसे भोगने के लिए मानव के पास ना तो समय है और ना ही उसका स्वास्थ्य इसके लिए अनुमति देता है। आज की शहरी कार्यशैली में पीठ दर्द, मोटापा, अधकपारी तनाव, यानी कि अधकपारी का तात्पर्य होता है कोई भी चीज़ हम पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते। आप देखिए कोई भी हम चीज़ शुरू करेंगे ना तो हमारी कंप्लीटेशन पे नहीं आ पाती है। तनाव, अब उसके कारण तनाव होता है। अवसाद आदि बीमारियां तेजी से घर करती जा रही हैं। लगातार ऐसे युवाओं की तादाद बढ़ रही है जो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। विभिन्न युगों में रूढ़िवादी और आधुनिक दोनों प्रवृत्तियों के विकास का यह कारण है कि मनुष्य अलग अलग सामाजिक दायरों में सोचता व कार्य करता है। आधुनिक जीवन शैली में जंक फूड, विद्यालय की पढ़ाई के बोझ और बड़े स्तर पर बाजारीकरण की चपेट में आकर बच्चों के बचपन की रचनात्मकता खोती जा रही है। किशोर और युवाओं में बढ़ रही हिंसा की प्रवृत्ति के लिए इसी मानसिक दशा को दोषी ठहराया है। व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने समय के साथ साथ शारीरिक क्षमता का भी ये ध्यान न रखते हुए लगातार प्रयास करता चला जाता है, जिसका परिणाम शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव होता है। भाई जब हमारा शरीर कमजोर है तो हम लगातार अगर उस चीज़ को पाने के लिए, कोई एक चीज़ हमारा अचीव करने के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, वो थकेगा ही, जो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। कॉल सेंटर और इंटरनेट के बाद सोशल मीडिया ने भी जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। अब देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना और इसके बाद काम पर चले जाना ही जीवन हो गया है। देखिए हम लोग मोबाइल के चक्कर में लगे रहते हैं, बहुत देर रात जागते हैं ना, और फिर सुबह भी देर से उठेंगे, फिर उठेंगे, कहीं खाया कहीं नहीं पाया, देर हो गई और सीधे ऑफिस चले जाते हैं। तो रूटीन क्या है, एक तरीके से हमारा बिगड़ रहा है, जो हमारी शारीरिक जो क्षमता है उस पर असर डालता है। बच्चों को जंक फूड न देकर पौष्टिक व संतुलित भोजन देना चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि बच्चों को कम से कम चलाने दें जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे। देखिए मानसिक डेवलपमेंट, अगर जितना मोबाइल और आप कंप्यूटर, लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे, शारीरिक विकास उतना बाध्य होता है। तो बच्चों को हमेशा इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अब दूसरा आते हैं मोबाइल फ़ोन। इसे हमें बताना है 3 संकेत बिंदुओं के आधार पर, लोकप्रियता, सूचना, लाभ और हानि। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग देने के बाद शुरू करेंगे। मोबाइल को हिंदी में स्वचालित दूरभाष यंत्र कहते हैं। इसके छोटे आकार, वजन में हल्के होने तथा कहीं भी साथ ले जाने के गुणों ने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया है कि इसके बिना मानव स्वयं को अधूरा महसूस करने लगता है। मोबाइल ने सूचना के क्षेत्र में जितनी बड़ी जन क्रांति की है, उतनी बड़ी क्रांति शायद राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में किसी वैचारिक जागरण के कारण भी नहीं हुई है।
आज छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर व्यक्ति के कानों पर मोबाइल फोन लगा रहता है। आप देखिए कहीं पर निकल जाइए, हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। बिना तारों वाला मोबाइल फोन जगह जगह लगे ऊंचे टावरों से तरंगों को ग्रहण करते हुए मनुष्य को दुनिया के प्रत्येक कोने से जोड़े रखता है। आज हम यहाँ इंडिया में बैठकर विश्व के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं, वो हमको इस मोबाइल के जरिए जोड़े रखता है। संचार के अनेक साधनों के बावजूद मोबाइल फोन से संदेश भेजना इतना सरल, सस्ता और सहज सुलभ हो गया है कि संचार क्षेत्र में अद्भुत क्रांति उपलब्ध हुई है। हम कहीं से भी किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, बहुत आसानी से ये मैसेज चले जाते हैं। मोबाइल यंत्र से हम एसएमएस भेज सकते हैं, एमएमएस भेज सकते हैं और एसएमएस भेज सकते हैं। फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर आदि के साथ अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई रिजर्वेशन जैसे तमाम उपयोगी सेवाएं अब मोबाइल पर मिल जाती हैं, जैसे कैमरा, घड़ी, टॉर्च की सुविधाएं भी हैं। किंतु यह भी सच है कि आज युवा पीढ़ी मोबाइल का दुरुपयोग अधिक कर रही है। तो जहां हमें इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो उसका दुरुपयोग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गंदी पिक्चरें देखना, अपने सहपाठियों के फोटो एवं गंदी तस्वीरों को दोस्तों को भेजना आज युवाओं का प्रिय कार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक प्रयोग से कई तरह की बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। इसीलिए इसका प्रयोग केवल सद्कार्यों के लिए ही होना चाहिए। अब कोई चीज अगर हमारी सुविधा के लिए, तो हमें उसी तक करना चाहिए। अगर जहां वो हमें नुकसान देने लगे, तो हमें वहां पर उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें वो कार्य नहीं करने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पुस्तक पढ़ने की आदत। बहुत अच्छी आदत होती है। इससे जहां हम चीज़ों, नए शब्दों को सीखते हैं, हमारी रीडिंग हैबिट से हम बहुत सारे नई काम कर सकते हैं, हम क्रिएटिव हो सकते हैं। बहुत सारी अच्छी आदत हमारे अंदर ये रीडिंग से पड़ती है। तो क्या है, पढ़ने की घटी प्रवृत्ति बतानी है आपको, कारण और हानि बताना है और सुझाव देना है। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे पुस्तक पढ़ने की आदत, फिर उसके बाद बोलेंगे पुस्तकें हमारे लिए ज्ञान का साधन है, अतः मनुष्य निरंतर पुस्तकों का अध्ययन करता है। आज समय की कमी तथा नवीन तकनीकों के आगमन के कारण पुस्तक पढ़ने की आदत घटती जा रही है। आज कंप्यूटर का बोलबाला है। मनुष्य को जानकारियां प्राप्त करने के लिए बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर हमें कोई चीज चाहिए, जैसे पहले लोग होते थे जानकारी, तो इससे संबंधित पुस्तक खरीद के लाओ, हमें मिल जाएगा। लेकिन आज क्या है, मोबाइल खोलिए, कंप्यूटर खोलिए, वहां टाइप करिए, आपको हर तरह की जानकारी प्राप्त घर बैठे ही हो जाती है। इंटरनेट के माध्यम से वह घर पर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से किसी भी विषय पर जानकारी हासिल कर सकता है। कंप्यूटर या लैपटॉप की अपेक्षा पुस्तकों के अध्ययन द्वारा समय के सदुपयोग के साथ आंखों की सुरक्षा भी की जा सकती है। पुस्तकों का निरंतर अध्ययन करना चाहिए, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र हैं। पुस्तक एकांत को शांत करने का सर्वोत्तम साधन है। तो यानी कि क्या है, हम अकेले में अगर पुस्तक पढ़ें तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से शांत होता है और हम एकाग्रता डेवलपमेंट अपने अंदर कर सकते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए, तो जब हम पुस्तक पढ़ेंगे तो ये स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है। पुराने समय में पुस्तक हस्तलिखित होती थी, क्योंकि तब प्रिंटिंग की सुविधा नहीं थी। लेखक ज्ञान को कलम के द्वारा पन्ने पर उतारते थे। उस समय पुस्तकें कम लिखी जाती थी। ज्यादातर ज्ञान का आदान प्रदान बोलकर या कंठस्थ करके होता था। आजकल तो लगभग हर विषय पर कई लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, उसमें न जाने आपको कितनी पुस्तकें मिल जाएंगी। आज इंटरनेट का जमाना है। किसी भी ज्ञान को गूगल से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करना आम बात हो गई है। इंटरनेट ज्ञान अर्जित करने का आसान साधन बन गया है और इसके उपयोग से पुस्तकों का इस्तेमाल कम हुआ है। फिर भी पुस्तक का अपना महत्व बना हुआ है। स्कूल में आज भी पढ़ाई पुस्तकों से होती है। आज भी सभी परीक्षाओं का आधार पाठ्यक्रम पुस्तकें ही हैं। आप भले इंटरनेट मोबाइल से जितना बिखर जाइए, लेकिन ये पाठ्यक्रम पुस्तकें ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 पे हमारे पास 2 पत्र दिए गए। इन दोनों ही पत्रों में से कोई एक पत्र हमें करना है और ये रहेगा हमारा 5 मार्क्स का। तो पहला पत्र है, परीक्षा के दिनों में विद्युत आपूर्ति नियमित ना होने से हो रही कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए विद्युत प्रदाय संस्थान के मुख्य प्रबंधक को
तुरंत इसे ठीक करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। अब क्या है, आपके एग्जाम्स आ गए हैं और आपके एरिया में लाइट ठीक से नहीं आ रही है, नियमित रूप से नहीं आ रही है, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए आप विद्युत प्रबंधक को जो है एक पत्र लिख रहे हो कि ये जो जितनी भी असुविधाएं हो रही हैं विद्युत के नियमित रूप से काम ना करने की, उसको आप ठीक कराइए। तो यहाँ आएगा मुख्य अभियंता BSES राजधानी पावर लिमिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिनांक, जो भी डेट को आप लिख रहे हो वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर है विषय है बिजली की अनियमित आपूर्ति के संबंध में। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने इलाके के बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। आजकल हमारी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसी स्थिति में बार बार बिजली चले जाने से हम छात्रों को पढ़ाई करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली की इस आंख मिचौली से हम छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है। इसका हमारे परीक्षा परिणाम पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिजली जाने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। जब भी हम छात्रों के पढ़ने का समय होता है तो बिजली चली जाती है या बहुत कम वोल्ट में आती है। आपसे अनुरोध है कि हम छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इस इलाके की बिजली को नियमित आपूर्ति की व्यवस्था करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दें। हम आपके अनुग्रहित रहेंगे। तो आपने बता दिया कि भाई हमें जो परेशानी हो रही है इसका असर हमारे एग्जाम पे आ सकता है, हमारे रिजल्ट पे आ सकता है, तो कृपया करके इसको सही करिए और इससे संबंधित जो भी अधिकारी है उनको आदेश दीजिए कि वो ये कार्य करें। धन्यवाद, भवदीय आबासा, निराला नगर, लखनऊ। तो यहाँ जहाँ आबासा लिखा है इस जगह आप अपना नाम दे देंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब ये दोनों में से कोई एक पत्र करना है। दूसरा पत्र क्या है, अपने क्षेत्र के लाउड स्पीकरों का अनुचित प्रयोग रोकते हुए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखिए। आजकल क्या है, लाउड स्पीकर देर रात तक बजते रहते हैं। भाई 10 बजे का तक का समय है, लिमिट टाइम है, वो टाइम छोड़ के वो 2-2, 3-3 बजे तक बजते रहते हैं। इससे लोगों को बहुत असुविधा होती है। इसके लिए आप एक पत्र लिख रहे हो पुलिस आयुक्त को। क्या लिखा है, पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस थाना लक्ष्मी नगर, दिल्ली, दिनांक 14/5/2000। क्या दिया है, विषय लाउड स्पीकरों की अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं आपके क्षेत्र का एक नागरिक हूं और आपको अत्यंत खेद के साथ सूचित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में नियम के विरुद्ध गलत समय पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग किया जा रहा है। समय सीमा के बाद भी लोग लाउड स्पीकरों का प्रयोग कर छात्रों, वृद्धों तथा बीमार लोगों को आघात पहुंचा रहे हैं और पुलिस कर्मचारी भी उनका साथ देते हैं। अब देखिए क्या होता है, बहुत समय तक अगर लाउड स्पीकर बजता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्ग लोग सो नहीं पाते, उन्हें तकलीफ होती है और इस काम में जो है पुलिस उनका साथ दे रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले की जांच करें और इस गैर कानूनी कार्य को रोकें। भाई जब एक टाइम लिमिट दी गई है तो वहां तक लाउड स्पीकर बजाइए, फिर बंद कर दीजिए। इतनी देर रात तक बजा रहे हैं तो सभी को दिक्कत हो रही है। धन्यवाद, भवदीय आबासा। तो आपने यहाँ पर आबासा करके अपना नाम लिख दिया, नीचे आप अपने एरिया का नाम भी लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। यहां पर हमारे सामने 2 सूचना दी गई हैं, दोनों में से कोई एक सूचना हमको करनी है और ये हमारी रहेगी 5 मार्क्स की। तो पहली सूचना क्या दी गई है, नेहरू युवा क्लब की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल होने के लिए युवाओं के साथ होने वाली बैठक की जानकारी देते हुए अध्यक्ष की ओर से 80 शब्दों की सूचना लिखिए। अब क्या है, मतदाता जागरूकता अभियान होने वाला है, उसके लिए आपको एक सूचना तैयार करनी है। ठीक है, DAV पब्लिक स्कूल आपने यहां पर दे दिया। फिर क्या है, सूचना है यहाँ पर दिनांक 1 अगस्त। सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में आगामी बुधवार को नेहरू युवा क्लब की ओर से, स्कूल का ही क्लब है, ओर से मतदाता को जागरूक करने के संदर्भ में युवाओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में जिला चुनाव आयुक्त, जिलाधिकारी, प्रधानाचार्य, मेयर के साथ सभी शिक्षक भी मौजूद होंगे। अतः आप इस बैठक में भाग लेकर इसको सफल बनाएं। अध्यक्ष नेहरू युवा क्लब। तो यहाँ पर आपने जानकारी दे दी कि ये कब बैठक हो रही है। दूसरी सूचना है हमारे पास में, देखिए, गतिविधि अधिकारी की ओर से 80 शब्दों की एक सूचना लिखिए कि शनिवार को होने वाली बाल सभा पुस्तकालय में अंतिम 2 कालांशों में होगी। अब यहाँ पर क्या है, बाल सभा होने वाली है पुस्तकालय में और ये अंतिम 2 कालांश का मतलब होता है लास्ट के 2 पीरियड्स में। उसमें कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों की हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता भी होगी बाल सभा में।
तो सबसे पहले एक आप रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। जब आप ये बॉक्स बना लेंगे उसके बाद आप सूचना लिखना शुरू करेंगे। देखिए क्या है, नवोदय विद्यालय सूचना हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु। यहाँ क्या दिया है, दिनांक 1 मई 2000 को कक्षा 9 व 10 के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार दिनांक 1 मई 2000 को पुस्तकालय में बाल सभा का आयोजन विद्यालय समय अनुसार अंतिम 2 कालांशों में होगा। यानी कि जो समय स्कूल का जो टाइम है उसी के लास्ट 2 पीरियड्स में इस बाल सभा में कक्षा 9-10 के मध्य वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय है हमारे भविष्य को निर्धारित करना हमारे अभिभावकों के हाथ में है। तो इसमें विषय भी दे दिया किस टॉपिक पे वाद विवाद हो रहा है। वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्रों के नाम आमंत्रित हैं। छात्रों से अनुरोध है कि वे अपना नाम गुरुवार तक हिंदी साहित्य सोसाइटी के सचिव को दे दें। आबासा गतिविधि अधिकारी हिंदी साहित्य सोसाइटी। तो हमने यहाँ सूचना लिख दी। अब हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 17 में 2 विज्ञापन दिए गए हैं। दोनों में से कोई एक विज्ञापन हमें यहाँ पर करना है और ये हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। पहला विज्ञापन है, अपनी पुरानी पुस्तकें गरीब विद्यार्थियों में निशुल्क वितरण करने के लिए एक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार करना है। अब क्या है, हम लोग जैसे पढ़ लेते हैं उसके बाद हमारे लिए तो जो हम पढ़ के दूसरी क्लास में आ गए तो जो हमारी पहली क्लास की पुस्तकें हैं वो सारी खराब हो जाती हैं, हमारे लिए किसी यूज़ की नहीं रहती। तो अब ये है कि उसे आप दान कर दो, तो जिनको ज़रूरत है, जो लोग नहीं किस पुस्तकें खरीद सकते उन्हें फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। देखिए क्या है, रेक्टेंगल बॉक्स हमने एक लिया, विज्ञापन है निशुल्क पुस्तक वितरण के लिए। आप यहाँ पर जो है वो निशुल्क पुस्तक दे देंगे और फिर उसका वितरण जिन लोगों में होगा उनको ये विज्ञापन दिया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों को कक्षा 9-10 की पुस्तकों की आवश्यकता है एवं जो विद्यार्थी पुस्तकें नहीं खरीद पा रहे हैं वे निम्नलिखित पते पर आकर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकें निःशुल्क दी जाएंगी, जरूरतमंद विद्यार्थी ही संपर्क करें। मतलब जिनको नीडेड है वही इसके लिए संपर्क करेंगे। आपने मोबाइल लिख दिया, आलमबाग मोहल्ला सूर्यनगर। तो ये आपने एड्रेस भी दे दिया कि कहाँ पर ये वितरण हो रहा है। अगर आप और संपर्क करना चाहते हैं तो आपने मोबाइल नंबर भी दे दिया। तो ये तो हो गया पहला विज्ञापन। अब देखते हैं दूसरा। अब दूसरा हमारे पास विज्ञापन क्या दिया गया है, देहरादून नगर के गंज बाजार में बच्चों के परिधानों का नया शोरूम खुला है। इस हेतु एक विज्ञापन तैयार करिए 60 शब्दों में। तो ध्यान दीजिए, जगह का नाम आपको दे दिया गया है। रेक्टेंगल बॉक्स हमने रेडी किया। अब यहाँ पर क्या है, संस्कार गारमेंट्स, गंज बाजार, देहरादून, उत्तराखंड। खुल गया खुल गया खुल गया, क्योंकि नया शोरूम खुला है तो आप ऐसे बताओगे खुल गया। बच्चों के परिधानों का एकमात्र शोरूम, आपके नगर में बच्चों के आकर्षक व किफायती परिधानों का नया शोरूम खुल गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए बाबा सूट, नेकर, टी शर्ट व कैप्री उचित दामों में उपलब्ध है। शीघ्र करें, 25% डिस्काउंट कूपन का लाभ उठाएं। तो यहाँ पे आप कुछ बच्चों के सूट्स वगैरह कपड़े भी बना सकते हैं। 1-2 बच्चे बना दिए, उनके कपड़े बना दिए। कब बच्चे नहीं बना सकते तो कपड़े तो आप बना सकते हो, उसे आप यहाँ पर आकर्षक वे में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर ये जो प्रश्न संख्या 18 दी है, इसमें एक लघु कथा और एक ईमेल दी है। इन दोनों में से हमें कोई एक करना है, या तो लघु कथा करिए या ईमेल करिए। ये हमारे पास में रहेगा 5 मार्क्स का। लघु कथा और ईमेल दोनों ही हमें 100 शब्दों के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले आ रहा है लघु कथा, जिसमें हमारे पास कुछ संकेत दिए गए हैं। क्या है, एक किसान के 4 लड़के सदा लड़ते झगड़ते डैश। किसान मृत्यु के निकट अपने बालकों को, लड़कों को बुलाया डैश। लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने को दिया डैश। किसी से ना टूटा डैश। एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा डैश। आसानी से टूट गया डैश। उसके बाद शिक्षा। देखिए ये कहानी तो बहुत ही जानी पहचानी सी कहानी है, इसको लिखने में कोई आप जो है मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो है इसका शीर्षक दे देंगे। तो क्या है, चतुर किसान, या एकता में बल है, कुछ इस तरीके का भी हम दे सकते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे, पर वे सदा लड़ते झगड़ते रहते। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया, उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया था। उसने अपने 4 लड़कों को अपने पास बुलाया। तब किसान ने एक लकड़ी का गट्ठर मंगाया और अपने 4 लड़कों को बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा, पर किसी से भी वह गट्ठर न टूटा। फिर किसान ने उस लकड़ी के गट्ठर को खोलने के लिए कहा कि भाई तुम वो गट्ठर खोल दो, और लड़कों ने बारी बारी से एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा कि खोलो, एक एक लकड़ी निकालो और उसे तोड़ दो।
सबने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया, सब आसानी से उसको तोड़ते चले गए। किसान ने अपने बेटों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार वो लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाए, उसी प्रकार उन्हें भी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि कोई भी उन्हें हानि न पहुंचा सके। यह सुनकर चारों लड़कों की आंखें खुल गई और वे समझ गए कि आपस में मिलजुल कर रहना ही कितना बलशाली है, कितना बल। हम आपस में मिल के रहेंगे तो भाई हम ज्यादा बलशाली रहेंगे। अब इसे शिक्षा क्या मिलती है? एकता में बल है। मतलब जब हम मिल के रहेंगे तो हमको जो है कोई तोड़ नहीं पाएगा। अब आ जाते हैं ईमेल पे। या तो कहानी लिखिए, ये लघु कथा लिखिए, या आप ये ईमेल लिख सकते हैं। अब ईमेल का क्या है? किसी विषय के प्रशिक्षण के लिए ईमेल लिखिए। आप किसी चीज का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ईमेल है। ठीक है, क्या है? सबसे पहले फ्रॉम, आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। टू, आप जिसको ये लिख रहे हैं वो, अगर ये ईमेल कई लोगों के साथ आप अटैच करना चाहते हैं तो उनके ईमेल यहाँ सीसी पर अटैच कर देंगे। अब आते हैं विषय। कंप्यूटर विषय के 10 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जानकारी। अब 10 दिवस का जो प्रशिक्षण होने जा रहा है आप उसकी जानकारी दे रहे हो। क्या है? अभिवादन। आपका चयन कंप्यूटर विभाग के 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए हुआ है। मतलब कंप्यूटर वाली जो संस्था है वो 10 लोगों को, ये कई लोगों 10 लोगों को ईमेल भेज रही है कि भाई आपका चयन हुआ है, आपका चयन हुआ है, आपका चयन हुआ है। 10 दिवसीय यह कंप्यूटर कार्यशाला लगाई गई है। आपको प्रशिक्षण अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा। ठीक है, आपका प्रशिक्षण मंगलवार 15 अप्रैल 2000 से शुरू होगा। जब आप प्रशिक्षण के लिए आए तो अपने साथ नीचे दिए गए दस्तावेजों की प्रतियां लेकर आएं। ये दस्तावेज आपको विभाग में जमा कराने होंगे, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उनकी फोटोकॉपी कराकर आपको लेके जाना है। क्या है आवश्यक दस्तावेज? पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये जो है 3 चीजें आपको इसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। धन्यवाद, माधुरी वैश्य, मोबाइल नंबर। तो ये आपको बता दिया कि ये प्रशिक्षण जो देंगे कंप्यूटर विभाग, उनकी तरफ से ये ईमेल लिखा गया है। 10 लोग जिनको चयन किया गया। ठीक है, तो इस ईमेल के साथ हमारा ये पूरा सैंपल पेपर नंबर 10 यहाँ समाप्त होता है। तो बहुत हमने मेहनत करी है आपको इन पेपर्स को समझाने के लिए। इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन तक अच्छी तरह से हैबिचुअल हो जाएं इन पेपर्स से। ठीक है, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैग्नेट बेंस अब आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आया है। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब ये बुक्स जो हैं हमने आपको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज इसकी तैयार करी हैं। अब ये कैटेगरीज क्या हैं आपको हम बता देते हैं। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो एक बुक हमारे पास ऐसे रहेगी जिसमें हमारे सभी चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे। तो यानी कि वो बुक हो गई हमारी थ्योरी बुक। फिर हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं तो एक बुक हो गई एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक, एमसीक्यूज बुक हो गई, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक हो गई, सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक हो गई। इस तरह बहुत सारे अलग अलग जो सेक्शंस हैं उन सभी की बुक हमारे पास रेडी है। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। उसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे तो जल्द ही एक टीम मेंबर हमारा आपसे बात करेगा। तो बस जरा सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा करके आप फटाफट जो है इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे, बाय बाय।